नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं नगमा। हम अभी कोरोना की दूसरी बहुत ही बड़ी भयावह लहर से जूझ ही रहे हैं। ऑक्सीजन और अस्पतालों में बेड्स की खोज में न जाने कितने लोगों ने बेबसी में दम तोड़ा है और अब तीसरी लहर का अंदेशा डराने लगा है। केंद्र सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन का कहना है कि तीसरी लहर आनी ही है, ये नहीं पता कि कब। ये बात वायरस के संक्रमण के अच्छे खासे स्तर को देखकर सही कही जा सकती है। हालांकि साफ नहीं है कि दौर कब आएगा, लेकिन हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। A phase 3 is inevitable, given the high levels of circulating virus, but it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully, incrementally, but we should prepare for new waves. तो तीसरी और नई लहर के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। भारत में कोरोना का संक्रमण क्यों इतनी तेजी से फैल रहा है और कैसे अब ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन के दौर में पहुंच चुका है। इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार राय ने हमारे सहयोगी परिमल कुमार से बातचीत की है और बताया है कि 15 दिनों तक तमाम जितना हमारा ध्यान है वो इस बीमारी की रोकथाम में ही लगाना चाहिए। इस समय अगर मुझे जरूरत पड़े किसी जगह पे कि वैक्सीन बंद करके उन लोगों को मैं सेवा में लगाऊं, क्योंकि 70,000 के आसपास जो है इस देश में इस समय वैक्सीनेशन साइट्स हैं। एवरेज 5 लोग कम से कम वहां पे हैं, तो 3.5 लाख लोगों को हम केयर में लगा सकते हैं तुरंत। और 15 दिन तक वैक्सीन अगर बंद भी करना पड़े तो उसको बंद किया जा सकता है। उसके बाद हम दूने रफ्तार से कर सकते हैं। 15 दिन बाद अगर केसेस हमारे कम हो गए, इस पे कंट्रोल हो गया, लोगों को डेथ कम होने लगी, तो अगर आज हम 50 लाख कर रहे हैं तो रोज 1 करोड़ करें, भले ही हमारा टारगेट दूने रफ्तार से होने लगे। अभी जो है प्रायोरिटी वो मेरी नहीं है, मेरी प्रायोरिटी है लोगों की जान बचाना और केसेस को कम करना। तो ये भी एक सुझाव है कि पहली प्राथमिकता इस समय कम से कम 15 दिन तक होनी चाहिए कि लोगों की जान कैसे बचाया जाए और उसके लिए तमाम रिसोर्सेज इधर लगाया जाना चाहिए। और ऑक्सीजन की सप्लाई का जो सवाल है वो बना हुआ है, खास करके देश की राजधानी दिल्ली में, जहां दिल्ली का दम निकल रहा है और अदालतों से ही उम्मीद है। केंद्र सरकार ने अदालत में यह प्रस्ताव दिया है कि वो दिल्ली को 550 मैट्रिक टन तक ऑक्सीजन सप्लाई कर सकती है। सुनवाई के दौरान आज केंद्र ने कहा है कि दिल्ली को 550 टन ऑक्सीजन दी जा रही है, इससे दिल्ली का काम चल सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि वो 700 टन ऑक्सीजन की सप्लाई की बात से पीछे नहीं हट सकता। लोग ऑक्सीजन की कमी से रो रहे हैं और सरकार ये कल तक बताए कि कैसे और कहां से वो सप्लाई करेंगे। लंबा चौड़ा हलफनामा देने की जरूरत नहीं, 3 बुलेट पॉइंट में सरकार जवाब दे कल तक। और इन खबरों के बीच, इन बेबसी की खबरों के बीच राहत की खबर यह है कि दिल्ली के एम्स और आरएमएल में, यानी कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल जो है, वहां पर डीआरडीओ के लगाए ऑक्सीजन प्लांट गुरुवार से काम करने लगेंगे। कम्युनिटी ट्रांसमिशन और तीसरी लहर का खतरा, ऑक्सीजन और इलाज का संकट, इन सब के बावजूद कुछ लोग हैं जो इस खतरे से बिल्कुल अनजान और बेखबर हैं। मामला है गुजरात का। गुजरात में कल कोरोना के 13,050 नए मामले सामने आए। राज्य सरकार ने कोविड की रोकथाम के लिए यहां पर भी कड़ी पाबंदियां लागू की हैं। इसके बावजूद ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर दुनिया को हैरान कर रही है। ट्विटर से लेकर कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दुनिया ने देखा इन औरतों की भीड़, अपने अपने सर पर कलश लिए। ये सब एक धार्मिक यात्रा में शामिल हुई हैं। ये नवपुरा गांव में हजारों की तादाद में महिलाएं मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंची हैं, बलियादेव मंदिर में, और ये सरों पर कलश लिए हुए, बिना किसी मास्क के, बिना किसी दूरी के, ये तमाम लोग इस कोरोना के दौर में इकट्ठा हुए हैं। और जब ये तस्वीर सामने आई और इसके ऊपर हैरान हैं तमाम लोग, तब गांव के सरपंच समेत 23 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। हालांकि यहां पे भी रात का कर्फ्यू लगा हुआ है, सारी धार्मिक गतिविधियों पर रोक है, लेकिन जो तस्वीर है वो आपके सामने है। और इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं।
हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मैथ्यू वर्गीज, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। डॉक्टर वर्गीज, आपकी सोशल मीडिया पर आपने इस बीमारी की जो एक समय सारिणी बताई है उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना है, बहुत सारे लोग इसको समझना चाहते हैं एक बार फिर से। तो छोटे में जैसे की पॉइंट्स होते हैं, बुलेट पॉइंट्स, मैं आपसे पूछना चाहती हूं क्या, ताकि लोग सुनने वालों को फायदा हो, कि पहले लक्षण के 5वें दिन के बारे में आप बार बार बताते हैं कि बहुत ध्यान से पहले लक्षण को नोट करना है और उसके 5वें दिन के खतरे को से आप आगाह करते रहे हैं। तो बताइए कि पहले 5 दिन लक्षण के में लोग क्या करें, और खतरे की घंटी 5वें दिन अगर बजती है और तबीयत तब भी खराब रहती है तो फिर क्या करना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को शो में लाने के लिए। रोज हमारा दिनचर्या बड़ी मुश्किल से बीतता है। हर फोन की घंटी यही बताती है कि शायद किसी को वेंटिलेटर की, किसी को आईसीयू केयर की, किसी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसलिए जो समय सारिणी जो मैंने बनाई है वो काफी लोगों को इस सब दुविधा से बचा सकती। और जब मैंने बनाया था तब नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन जितना मैं देखे जा रहा हूं इसके बारे में उतना ही मैं कन्विंस्ड हो रहा हूं कि ये सही रास्ता है। तो आम आदमी को आज की तारीख में जो करंट स्ट्रेन है उसका कहाँ से हुआ इन्फेक्शन नहीं मालूम, लेकिन उसको ये पता है कि उसको गले में खिचखिच हुई थी, थोड़ी सी बुखार हुई, बदन में दर्द हुआ, बदन टूटने लगा और थोड़ा सा लगा कि अस्वस्थ हूं, मैं ठीक नहीं हूं। लेकिन अगर मरीज से पूछेंगे कहेगा मेरे को बुखार था। पहला जो भी तकलीफ था वो समझना जरूरी है। पहली तकलीफ क्या थी आपकी? पहली तकलीफ अगर बुखार थी, अक्सर मरीज बोलेगा बुखार इसलिए क्योंकि उसको सबसे दिक्कत बुखार से हुई, लेकिन पहली तकलीफ हो सकता है गले में खिचखिच हो, थोड़ा सा नाक बंद रहा हो। वो ज्यादा जरूरी है क्योंकि 1 दिन 2 दिन में बहुत अंतर पड़ सकता है जिंदगी और वेंटिलेटर के बीच में। तो इसलिए ये अहमियत मैं बार बार लगातार केसेस को सूची बना के, कैलेंडर टाइप डेट बना के, फॉलो अप करके मेरे को समझ में आया है। और ऐसा कहीं कोई नहीं कर रहा कि समय देखते प्लान करें कि क्या हो रहा है, किस टाइम पे क्या लक्षण आ रहा है। तो पहला लक्षण अगर देख लें और मान ले और एक डायरी बना ले, मेरा पहला लक्षण जो है बदन टूट रहा था, थोड़े सा गले में खिचखिच थी, डे 1। अगले 2-3 दिन के लिए ये फेज होता है जब वायरस हमारे शरीर में काफी पनप चुका है, करोड़ों की संख्या में वायरस हमारे खून में घूम रहा है और हमारे बॉडी के एंटीबॉडीज उनसे झगड़ रहे हैं, और हल्का बुखार उसी वजह से होता है। इस झगड़े में जो बुखार प्रकट करने वाले जो केमिकल्स होते हैं वो बुखार को लाती हैं और वो हमें हल्का बुखार करता है। हो सकता है गले में खिचखिच भी हो सकता है गले में दर्द भी हो सकता है बदन में दर्द भी हो। ये अगले 2-3 दिन के लिए रहता है। 80% लोगों में ये यहीं तक सीमित रहता है और इस दौरान कोई दवा की जरूरत नहीं है, उनको और कोई तकलीफ नहीं होती है, यहीं तक खत्म हो जाता है। तो ये जो है पहले 3-4 दिन हमें समझना है कि सबको होता है, मामूली लक्षण, कोई डरने की बात नहीं है। क्या इसमें कोई दवाई लेने की जरूरत है? अगर बुखार 100-101 से ऊपर जा रहा हो तभी पैरासीटामोल की गोली आप ले सकते हैं। उसके अलावा आम तौर पे हम विटामिन बताते हैं जी, बी कॉम्प्लेक्स हो गई या विटामिन सी हो गई या विटामिन डी हो गई, इनमें से अपने समझ के हिसाब से डॉक्टरी सलाह के साथ आप ले सकते हैं जी। इसके साथ बहुत सारी और दवाइयां आपको लिखी जाती है, इससे मैं सहमत नहीं हूं। अक्सर लोग लिखते हैं डॉक्सीसाइक्लिन साथ में। डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक है, इस फेज में वायरस को एंटीबायोटिक कुछ नहीं करेगा, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को अटैक करेगा। दूसरा है एजिथ्रोमाइसिन, लिखते हैं इस फेज में कोई रोल नहीं है क्योंकि वायरस का एंटीबायोटिक का वायरस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, तो कोई फायदा नहीं है इसको लेने का। ये 2 अननेसेसरी चीजें आप ले रही हैं। कई चीजें और लिखी गई हैं, आइवरमेक्टिन है, कुछ लोग HCQs लेते हैं, कई दवाइयां हैं, उनकी कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं है कि उससे कोई फर्क पड़ता।
डॉक्टर वर्गीज, मोटे तौर पे डॉक्टर वर्गीज एक मिनट के लिए टोक रही हूँ। तो पहले 5 दिन के लिए इसे कुछ नहीं लेना है ये दवा, चाहे आइवरमेक्टिन हो या एजिथ्रोमाइसिन हो। जो भी सिम्टम है, अगर बुखार है तो आप पैरासिटामोल ले सकते हैं। और आप देखें, और आप कह रहे हैं कि 80% लोग इस दौरान ठीक हो जाते हैं सर्दी जुकाम हल्के बुखार से। और 5वें दिन, अगर 5वें दिन कंटिन्यू करता है बुखार, तो क्या करना है? तो ये कुछ लोगों में ये जो 3-4 दिन का बुखार था, ये टूटता नहीं है, थोड़ा रहता है। और 5-6 दिन में, जरूरी नहीं ठीक 5 दिन हो सकता है 4थे दिन के आखिर में होगा या 5-6 दिन में होगा, प्लस माइनस 1-2 दिन हो सकता है। तो वो जो है बुखार फिर बढ़ने लगता है एकदम से। डॉक्टर साहब मेरे को तो 102 बुखार हो गया, 103 बुखार हो गया, 101 बुखार हो गया। जो बुखार टूट गया था या टूटा नहीं, फिर तेजी से बढ़ने लग गया। ये लक्षण है कि हमारे शरीर में जो बीमारी है नया रुख ले रहा है, एक डेंजरस मोड ले रहा है। हमें इस मोड से पहले पहचानना है कि ये मोड आ रहा है या नहीं आ रहा है। और ये हमें लक्षण हमारा शरीर देता है। कोई लैब इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, कोई सीटी स्कैन की जरूरत नहीं है, कोई एक्सरे की जरूरत नहीं है। इस वक्त केवल क्लिनिकल साइन हमें बताएगा। अगर तेज बुखार हो रहा हो या खांसी होती है, पहले 2-3 दिन की खांसी गले से होती, खिचखिच होती, थोड़ी सी मामूली होती है जी। ये 4थे, 5वें, 6ठे दिन वाली खांसी अंदर से आती है बहुत डीप खांसी होती है। और मरीज कहेगा डॉक्टर साहब कुछ निकलता ही नहीं है, कुछ भी नहीं निकलता, लेकिन खांसी बहुत ज्यादा, बार बार खांसना पड़ता है। लेटता हूं खांसी होती है, लेटा ही नहीं जाता कुछ लोगों से, जैसे ही लेटते हैं खांसने लगते हैं। तो ये जो है बीमारी ने नया मोड़ ले लिया है। तीसरी चीज देखते हैं, कुछ लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब कंजेशन लग रहा है, जो अंग्रेजी जानते हैं वो बोलते हैं। जो हिंदी वाले वो कहेंगे सर दम घुटता सा लग रहा है, कुछ घुटन सी हो रही है, कुछ घुटन सी हो रही है। तो जितने मैंने लक्षण देखे हैं, कई लक्षण है कोरोना के जो कि इस फेज में आ सकते हैं। कुछ लोगों के वो कहते हैं कि हमारा जो स्मेल की, जो सूंघने की शक्ति वो खत्म हो गई है, हमारे जायका खत्म हो गया है, हमें दस्त लग रहे हैं। ये इतने सिग्निफिकेंट या इतने अहम लक्षण नहीं है। अहम लक्षण मेनली 3 है। एक खांसी का, दूसरा बुखार जो टूट गया था फिर से आ गया, या जो टूटा नहीं फिर से बढ़ गया, और तीसरा दम घुटना और सांस में सांस फूलना। तो ये 3 चीजें अहम सिम्टम्स हैं जो कि हमें समझना है और पहचानना है। ये भी पहचानना है फिजियोलॉजिकली ये क्यों होता है। मैं ये थोड़ा सा समय लेके बताऊंगा कि क्यों होता, समझना जरूरी है। देखिए ऐसा है कि कोरोना वायरस जो है, वायरस शरीर में प्रवेश करता है, कोशिकाओं में घुस जाता है और मल्टीप्लाई करता है और लाखों करोड़ों में हो जाता है। एंटीबॉडीज उनसे लड़ती हैं, उनको खत्म कर लेती हैं। खत्म करने के बावजूद हमारा आरटी-पीसीआर पॉजिटिव आता है। वो क्यों? क्योंकि आरटी-पीसीआर जो है वायरस के जो आरएनए होते हैं उसको टेस्ट करता है। वो मरे हुए आरएनए हो सकते हैं, जिंदा आरएनए हो सकते हैं। अगर एक्यूट फेज में देखेंगे, जब वो पहला दिन जब आपको लक्षण हो आप चेक करेंगे तो हो सकता है जिंदा आरएनए हो, लेकिन बाद में आप देखेंगे हो सकता है मरे आरएनए, और ये कई बार 3 हफ्ते 4 हफ्ते भी बना रहता है, वो कोई टेंशन नहीं है। तो पहले ही वो 3-4 दिन में ये वायरस का खत्म कर देता है शरीर की एंटीबॉडी। अब जो नया मोड जो लेता है वो वायरस नहीं करता है, हमारा शरीर कर रहा है गड़बड़। हमारा शरीर जो एंटीबॉडी बनाता है वो वायरस को मारने के लिए बनाता है, लेकिन वायरस को पहचानता कैसे है? एंटीबॉडी पहचानता है उस वायरस के ऊपर जो प्रोटीन का एक स्पाइक होता है, उसको स्पाइक प्रोटीन कहते हैं, उससे और कई और चीजों से पहचानता है, लेकिन मूल जो पहचान है उसकी वो स्पाइक प्रोटीन है। हमारे शरीर के कुछ कोशिकाओं में ये स्पाइक प्रोटीन जैसे दिखने वाली है प्रोटीन, और एस रिसेप्टर्स बोलते हैं को। ये खास तौर पे हमारे जो धमनियां होती है, जो खून जिसमें जाती हैं, जो नलियां हैं, वो फेफड़ों में, हमारे गुर्दों में, हमारे आंतों में ये होता है। तो ये एंटीबॉडीज देखती हैं कि ये जो स्पाइक प्रोटीन जैसे दिखने वाली, वायरस जैसे दिखने वाली वहां है कोशिका, इनको अटैक करो, ये वायरस है, ये खत्म करो। तो क्या होता है कि वायरस समझ के हमारी कोशिकाओं को, हमारी ही ब्लड वेसल्स को खत्म कर देती है। और जब वो खत्म करती है तो जो खून की जो नालियां हैं, जिसमें बहुत वो चिकनापन उसमें इतना अधिक होता है, शीशे से भी अधिक चिकना होता है, खून बगैर रुकावट के बहता रहता है। लेकिन जब कोशिकाएं खराब हो जाती हैं तो उनका चिकनापन खत्म होता है और कोशिकाओं में खून के जो आरबीसीज और सफेद और लाल कोशिकाएं वो चिपकने लगती हैं और जमने लगता है खून। साधारणतः हमारा खून कभी जमता नहीं है,
इस फेफड़ों में। इसमें ऑटो एंटीबॉडीज की वजह से खून जमने लगता है और फिर फेफड़ों में हमारा जो है खून जमता है और जो ऑक्सीजन की अदला बदली होती है हवा से और हमारे कोशिकाओं के बीच में वो नहीं हो पाती। तो ऐसे ये लक्षण करता है, निमोनिया नहीं है जी, ये वायरस की वजह से नहीं है, ये हमारी एंटीबॉडीज कर रही हैं जो कि हमारे शरीर में ये ठीक है। तो एंटीबॉडीज जो कर रही है, अब ये स्टेज में जब हम आ गए तो संक्षेप में ये अब हम समझ लें, जो लोग देख रहे हैं कि अब स्टेरॉइड की जरूरत है, अब ब्लड थिनर की जरूरत है। कई तरह के स्टेरॉइड दिए जा रहे हैं, आप डॉक्टर से सलाह लें और कुछ स्टेरॉइड जो चल रहे हैं उनको आपको लेने की जरूरत इस समय पड़ती है और ब्लड थिनर्स को। तो ये मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि ये फेज है जो क्लिनिकली हमें बताता है कि जो रुख है अलग हो गया है, जो साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं आने वाला है, आंधी आई नहीं अभी, आने वाली है, कुछ छींटे पड़ रही हैं अभी, उनको रोकना है। उनको रोकने के लिए हमारे एंटीबॉडीज को दबाने वाली दवाई चाहिए और सबसे इफेक्टिव दवाई आज की तारीख में ये स्टेरॉइड्स हैं। ध्यान रहे स्टेरॉइड्स जो हैं डॉक्टरी सलाह के साथ ही लें। दूसरा ध्यान रहे स्टेरॉइड्स पहले 1, 2, 3 दिन 4 दिन में मत लीजिएगा। उससे आप क्या करेंगे अगर स्टेरॉइड आप पहले लेते हैं आपके वायरसेस को हमारी एंटीबॉडीज खत्म नहीं कर पाएंगी, वायरसेस हमारे शरीर में ज्यादा देर तक जिंदा रहेंगी और हमारी बीमारी एक्सटेंड हो जाएगी। वो खतरा मत मोलिएगा। डॉक्टरी सलाह के साथ वायरसेस का फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज, उनकी बढ़ने की फेज खत्म होने के बाद ही आप स्टेरॉइड लें और वो इस बेसिस पे क्लिनिकल गाइडलाइन यही है जी। अब लोग कहते हैं कि इसमें देखो कि आपका ये लैब पैरामीटर्स खराब हो जाए तभी लेना है। यहां अक्सर लोग गलती करते हैं। जैसे एक है डी डाइमर वाली जो है वो क्या चीज है आम लोगों को नहीं पता होगा, सोचते हो कि लैब में कराना है। लैब की किट्स भी काफी जगह खत्म हो गए और 2-3 दिन के बाद रिपोर्ट मिलती है। क्या होता है जब खून हमारे शरीर के अंदर जम जाता है, उसके अंदर धमनियों में जम जाता है, शरीर क्या करता है, खून का दौरा चाहता है, तो शरीर में उसको रिपेयर करने की भी सुविधा ऊपर वाले ने बना रखी है। तो वो क्या करता है, शरीर में वो जो खून का जमा हुआ है उसको पिघलने देता है, निकाल देता है। और उसको जब निकालता है, फिब्रिन होता है, उसको तोड़ के निकालता है। उसका एक बाई प्रोडक्ट है ये डी डाइमर। तो जब तक क्लॉट नहीं बनता तब तक डी डाइमर नहीं बढ़ा। तो लोग कहते हैं कि डी डाइमर बढ़ने पे ही लेना चाहिए आपको एंटीकोगुलेंट। नहीं, डी डाइमर बढ़ने के लिए आप रुकोगे तो आप ऑलरेडी डैमेज अलाउ कर रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए, हमको उससे पहले लेना है। पहचानिएगा कि लक्षण क्या दूसरे फेज का आ रहा है, नहीं आ रहा, दम घुटना, सांस फूलना या बुखार तेज होना आ रहा है, तब आप शुरू कर सकते। 2 सिंपल दवाइयां हैं, स्टेरॉइड्स और एंटीकोगुलेंट। डॉक्टरी सलाह के साथ आप लीजिएगा। इस वक्त क्या आपको एंटीबायोटिक की जरूरत है? नहीं, कोई एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है। तो एंटीबायोटिक की जरूरत शुरू में भी नहीं है। एक हमारे सहयोगी ने ये सवाल पूछा है जिनको माइल्ड सिम्टम्स है कि उन्हें एजिथ्रोमाइसिन एजी 500 प्रिस्क्राइब किया गया, 3-4 दिन हो चुके लेते हुए, शुरुआती माइल्ड सिम्टम्स हैं, क्या कंटिन्यू करना चाहिए? एज उसका फायदा नहीं है जैसा आप बता रहे हैं एंटीबायोटिक का। देखिए, एंटीबायोटिक केवल बैक्टीरिया को अटैक करती है, वायरसेस को नहीं जी। आप एंटीबायोटिक कब देते हैं? स्टेरॉइड्स क्या करता है हमारे शरीर में और क्यों हमें सतर्क रहना चाहिए जब भी कोई स्टेरॉइड व्यक्ति लेता है? स्टेरॉइड हमारे शरीर में क्या करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को खत्म करता है जी, इम्यूनिटी को सप्रेस करता है। जब इम्यूनिटी को खत्म करते हैं तो जो हमारे शरीर में करोड़ों बैक्टीरिया और हैं लेकिन बीमारी नहीं पैदा करती, लेकिन जब हमारी इम्यूनिटी जो है बीमारी से शक्ति कम हो जाती है, तब जो है ये बैक्टीरिया जो हमारे फेफड़े में, जो हमारे मुंह में, जो हमारे गले में है, ये सब जो है बीमारी पैदा कर सकती है जी हाँ। तो उस वक्त जब एंटीबॉडीज खत्म करने की स्टेरॉइड्स हमने दी, 3-4 दिन हो गए, फिर दोबारा बुखार आने लगे, तब लैब का चेक करो, क्या आपका सफेद कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही, क्या आपके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बोलते हैं हम इनको, वो बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही, वो देख के फिर एंटीबायोटिक शुरू करो। अगर आपने पहले से एंटीबायोटिक लिया, क्या होगा उससे? जो एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है वो सारी तो खत्म हो जाती हैं, लेकिन हमेशा एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स होती हैं जी, वो बच जाती हैं। तो जब आपको वाकई एंटीबायोटिक चाहिए, वो एंटीबायोटिक जो आपने खत्म कर दिया डॉक्सीसाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन, वो आपको प्रयोग में नहीं आए, आपको तीसरी या चौथी लेनी पड़ेगी। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आप बढ़ा रहे हैं,
जी। ये अच्छा नहीं। तो शुरुआत में एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है। शुरुआती लक्षण देखकर 5वें या 6ठे दिन सतर्कता के साथ डॉक्टर की सलाह ले। जो मोटे तौर पे मैं समझ रही हूँ, स्टेरॉइड और ब्लड थिनर्स की जरूरत इस समय होती है, उसमें देर नहीं होना चाहिए, और स्टेरॉइड्स पहले भी नहीं लेना चाहिए। और एंटीबायोटिक्स के शुरुआत में तो बिल्कुल ना लें, क्योंकि आप उसके रेजिस्टेंस को और बढ़ा रहे हैं। ये इसका सार है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी आसानी सरलता से समझाया कि क्या समय सारणी है, किस तरह से ट्रीटमेंट में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत ज्यादा दवाओं की जरूरत नहीं है, ताकि आप उस स्टेज में ना पहुंचे जहां आपको अस्पताल और वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। डॉक्टर मैथ्यू वर्गीज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्राइम टाइम में इस समय हम एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद हमारे साथ एक खास मेहमान होंगे जो लोगों के लिए मसीहा बने हुए हैं, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में। कहीं रेमडेसिविर, कहीं ऑक्सीजन, कहीं अस्पताल में बेड। हम बात कर रहे हैं इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बी श्रीनिवास की। इस ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। पिछले दिनों इस बेबसी के आलम में एक नाम जो बार बार सामने आया है मदद के लिए, वो है श्रीनिवास बीवी का नाम, जो प्रेसिडेंट है इंडियन यूथ कांग्रेस के। और इतने दिनों में उनके फोन, उनके व्हाट्सएप, उनका ट्विटर अकाउंट, लगातार उसके ऊपर हलचल होती रहती है। कहीं किसी को बेड चाहिए, कहीं किसी को ऑक्सीजन चाहिए, कहीं रेमडेसिविर चाहिए। इन कामों में वो लगातार जुड़े हुए हैं और वाकई बहुत सारे लोगों के लिए मसीहा साबित हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रीनिवास जी, और बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। इतने आप व्यस्त हैं, उसके बावजूद एक सवाल ये सबके मन में उठता है कि आप लोगों की मदद कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं, पर जब सरकारें नहीं कर पाई, स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं कर पा रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर पा रही हैं, बड़े प्राइवेट अस्पताल नाकाम रह रहे हैं, आप कैसे ये सब कर पा रहे हैं? कैसे आप संसाधन जुटा पा रहे हैं? देखिए, ये सबसे पहले मैं राहुल गांधी जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ। 7 तारीख मार्च हमारा नेशनल एग्जीक्यूटिव हुआ था भारतीय युवा कांग्रेस कार्यालय में। वो नेशनल एग्जीक्यूटिव युवा कांग्रेस का सबसे बड़ा बॉडी होता है, उसमें सारे राज्य का प्रदेश अध्यक्ष और नेशनल ऑफिस बेरर उस मीटिंग में था। तभी राहुल गांधी जी ने हम लोग को हिंट किया, ये फेज 2 में कोरोना महामारी दोबारा फैल सकते हैं, आप लोगों को मदद करने का। उसी दिन हम लोग ने रेजोल्यूशन पास हुआ, जो उस मीटिंग में 6 महीने में आगे क्या करना, वो रेजोल्यूशन पास में पहला हमने पेंडेमिक में रखे थे, दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट और किसान आंदोलन को सपोर्ट करना। ये 3 चीज तय हुआ था। तो उसमें इसके मीटिंग के बाद हमने पूरा देश भर हजारों जो वॉलेंटियर है, जो कोरोना वॉरियर्स को आइडेंटिफाई किया था। उसमें जो पिछले फेज 1 में जो 600 लोग काम किया था, उसमें वो 600 लोग और उसमें नया 400 लोग ऐड हुआ। सारे स्टेट प्रेसिडेंट और नेशनल ऑफिस बेरर सारे मिलके हमने व्हाट्सएप ग्रुप, पहले जो गरीब मजदूर लोग हैं वो लोग सारे सोशल मीडिया में हमको कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, उन लोग के लिए हमने एक ग्रुप बनाया हमने व्हाट्सएप ग्रुप, और फोन कॉल से जो भी उनके नेटवर्क में आता है उन लोग के लिए वो एक माध्यम किया। दूसरा माध्यम है जो ट्विटर में, जो व्हाट्सएप और इसमें जो भी चलाता है ट्विटर में, वो कुछ थोड़ा पढ़े लिखे लोग, वो लोग को लिए ये सोशल मीडिया माध्यम से वो लोग ने कांटेक्ट किया। हमारा मकसद एक ही था, ज्यादा लोगों को इस समय में, जो इस पेंडेमिक में सबसे ज्यादा लोग सड़क पे घूम रहे हैं, उनका जो भी दिक्कतें आते हैं उनको सेग्रीगेट करके उनको किस तरीके से हमने मदद कर सकता है, वो हमने अलग अलग तरीके से हमने प्लान करके, जो मदद करने के लिए कोई सरकारी होना जरूरत नहीं है, नियत होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए। मदद करने में सड़क पे उतरेगा तो बहुत सारा मदद ऐसे ही आ जाता है। जी, आप कह रहे हैं कि प्लानिंग अच्छी थी, आपने समय से पहले प्लानिंग की, संसाधन जुटाए, और इसलिए आप ये मदद कर पा रहे हैं। ऐसे तो आपके पास हजारों हजार फोन आते रहते हैं, बहुत लोगों की आपने मदद की। मुझे याद है एक बार, मतलब ये नहीं कि सिर्फ दिल्ली में आपने कर दिया या कहीं दवा नहीं है उस शहर में भी आप दवा पहुंचा रहे हैं। एक सामने बात आई थी कि जमशेदपुर में किसी ने रेमडेसिविर के लिए अपील की थी, और हालांकि आप उसमें टैग्ड भी नहीं थे, उस ट्विटर में अपील थी, फिर भी आप लोगों ने, रेमडेसिविर लोकली अवेलेबल नहीं था तो दिल्ली से भिजवाया। इस तरह का भी आपने काम किया है। आपने अपने वॉलंटियर्स के जरिए हवाई जहाज से ये भिजवाया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में लोग स्ट्रगल कर रहे थे बेड के लिए अस्पताल के, वहां पर आपने काम किया और एडमिट कराया लोगों को। तो दूर दराज इलाकों में भी आपकी काम कर रहे हैं यहां से बैठकर। ये नेटवर्क आपका किस तरह से काम कर रहा है, और इसके लिए बहुत संसाधन और पैसों की भी जरूरत है, चाहे वो रेमडेसिविर जुटाना हो या जो। तो ये भी सवाल लोग करते हैं कि ये कहां से इतने संसाधन आ रहे हैं। ये देखिए, जब तक मार्केट में अवेलेबल था
तब तक मार्केट में इजीली मिल जाता था, तब हम मदद कर सकते थे। जब मार्केट में मिलना बंद हो गया, तब वहां का जो डीएम होता है, नोडल ऑफिसर होता है, ड्रग कंट्रोलर होता है, हम उनसे कोऑर्डिनेट करके उस हॉस्पिटल में जो मरीज जो सीरियस पेशेंट है उसको पास जाके उनसे ड्रग कंट्रोल को मिलने के लिए हमने बोलते थे। एक उदाहरण मैं दिल्ली का बोलता हूँ। दिल्ली में जब मार्केट में मिलना बंद हुआ था, जो ग्रीन पार्क में आर्क फार्मास्यूटिकल्स है, वहां पेशेंट का आधार कार्ड और पेशेंट का रिक्वेजिशन फॉर्म, कोविड सर्टिफिकेट और हॉस्पिटल का एडमिट कार्ड, वो पेशेंट दिल्ली का रहना चाहिए। वो जो भी लेके जाएगा उस हार्क फार्मास्यूटिकल में, वहां क्यू पे लग के वहां उसको लेना पड़ता था। हमने वहां सजेस्ट करते थे। तो दूसरा स्टेट में तो वहां गवर्नमेंट प्रशासन ही जो पेशेंट का कंडीशन किस तरीके के है, तो इमरजेंसी उनको लगना जरूरी है, तब वो ड्रग कंट्रोलर ही उधर ही मदद करता था। इसमें कोऑर्डिनेशन और हमारा टीम वर्क दोनों के वजह से ये फायदा था। जब तक हमारा पूरा देश में विश्व में सबसे बड़ा युवा ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय युवा कांग्रेस, उसमें जब तक हम लोग के हाथ में हम लोग पैसे लगा के लोगों को मदद कर सकते थे, इसमें हमारा कांग्रेस पार्टी का बहुत सारे लोग मदद किया। उसके बाद में हमने पब्लिक लोग में भी आ गया, जो हमारा पास जो साधन कम हुआ रिसोर्स के लिए, जो पब्लिक में भी आगे आके इसमें मदद किया, उससे हम लोग ने लोगों को मदद कर पाया। जी, और एक और सवाल है आपसे। एक बड़ा विवाद हो गया जब आपने फिलीपींस एम्बेसी और न्यूजीलैंड हाई कमीशन में ऑक्सीजन पहुंचा दिया, और यहाँ तक कि सफाई भी इसके ऊपर सरकार की तरफ से आई कि कांग्रेस जो है वो लोकप्रियता के लिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए ये सब कर रही है। तो आपने तो मदद की, शायद अपील आपके पास आई थी, तो बुरा लगता है कि इसको लेकर भी एक विवाद खड़ा हुआ। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी, भारतीय युवा कांग्रेस का एक परंपरा है लोगों को मदद करना। जो वाकई में किसने मदद मांगा, जो न्यूजीलैंड एम्बेसी ने और न्यूजीलैंड हाई कमीशन ने, फिलिप एम्बेसी ने, वो लोग ने मदद मांगा। तो मेहमान है, ये भारत का संस्कृति है। कोई मेहमान होता है उनका सेवा करना, उनको मदद करना, ये भारतीय का परंपरा है। भारत में कोई भी आते हैं उनको मदद करना। इसको मैं राजनीति का बात नहीं करना चाहता हूँ। क्लियरली राहुल गांधी जी का और प्रियंका गांधी जी का आदेश है राजनीति नहीं करना। इस समय में कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी हाँ, तो हम दिल से मदद करने का एक ही मकसद है हमको। आज भी करेंगे, कल भी करेंगे। कल कोई पूछेगा तो मदद मांगेगा, 100% कल हम आगे आके मदद करने के लिए हम कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। जो आप कर रहे हैं वाकई बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मसीहा के रूप में सामने आए हैं, और लोग अलग अलग जगहों से टैग करते, बल्कि यही नहीं, अंतिम संस्कार तक में लोगों की मदद हो रही है। और ऐसे भी ये चिंता रहती है कि अपनी टीम की जो है वो सुरक्षा कैसे करें, क्योंकि इस दौरान भी लोगों की मदद कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका श्रीनिवास, हमसे बात करने के लिए। तो ये थे श्रीनिवास बीवी, जो बहुत मददगार होकर सामने आए हैं और तमाम लोगों की मदद की है। कोरोना महामारी के इस भयावह संक्रमण के दौरान उत्तर प्रदेश में लेकिन पंचायत के चुनाव हुए, जिसके बाद कई गांव में तेजी से संक्रमण फैलने की खबरें आई और इलेक्शन ड्यूटी में लगे सैकड़ों शिक्षक संक्रमित हुए। अब जब नतीजे आए हैं तो पता चला है कि बीजेपी, इसी पंचायत चुनाव के नतीजे आए हैं जिसमें बीजेपी अयोध्या, काशी, मथुरा और प्रयागराज में औंधे मुंह गिरी है। 197 सीटों में से सिर्फ 36 सीटें मिली हैं और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के जिले गोरखपुर में 68 में 20 सीटें। समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। कमाल की रिपोर्ट। जबरदस्त कोरोना के बीच बीजेपी सरकार ने पंचायत चुनाव कराए, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा दी गईं। भयानक महामारी की वजह से तमाम लोगों ने चुनाव आगे बढ़ाने की मांग की। इनमें बीजेपी नेता भी शामिल थे। सरकार सुप्रीम कोर्ट तक इस पे लड़ी, लेकिन चुनाव के नतीजे ये रहे कि चारों धर्म नगरियों में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। अयोध्या में कुल 40 सीटें हैं, बीजेपी को सिर्फ 6 सीटें मिली, 34 सीट पे उसे हार मिली। वाराणसी में कुल 40 सीटें हैं, बीजेपी को सिर्फ 8 मिली, यानी 32 सीटों पे उसे हार मिली। मथुरा में 33 सीटें हैं, बीजेपी को सिर्फ 8 मिली, यानी 25 सीटों पे उसे हार मिली। प्रयागराज में 84 सीटें हैं, बीजेपी को सिर्फ 14 मिली, यानी 70 सीटों पे उसे हार मिली। गोरखपुर में कुल 68 सीटें हैं, बीजेपी को सिर्फ 20 मिली, यानी 48 सीटों पे उसे हार मिली।
अयोध्या बीजेपी के लिए धर्म स्थानों में सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। अयोध्या पे उसने काफी निवेश किया है। योगी सरकार ने अयोध्या की दिवाली को ही देशव्यापी शोहरत दिलवाई। राम मंदिर का भूमि पूजन करने यहां प्रधानमंत्री खुद आए, लेकिन उसी अयोध्या में बीजेपी को 40 में से सिर्फ 6 सीटें मिली। लेकिन बीजेपी कहती है कि इसके बावजूद जिला पंचायत अध्यक्ष वो अपना बना लेंगे। और आप विश्वास रखिए, जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का ही होगा और सभी ब्लॉकों में ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के होंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि कहीं अगर कहीं कोई चीज़ कमी रह गई होगी या कहीं किसी प्रदर्शन में कहीं खराबी रही होगी तो उसको पार्टी के नेतागण बातचीत करके अपनी कमियों को सुधारेंगे। प्रयागराज में कुंभ में सरकार ने जी जान लगा दी, उसकी सफलता का श्रेय भी लूटा, लेकिन वहां भी पार्टी बुरी तरह हारी। वाराणसी तो खुद प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव क्षेत्र है, लेकिन यहां बीजेपी को 40 में से सिर्फ 8 सीटें मिली। मथुरा में भी बीजेपी का दांव बड़ा है। कृष्ण जन्मस्थान का मुद्दा भी बीजेपी के लोग उठा रहे हैं। यहां भी बुरी हार हुई। पार्टी कहती है कि वहां कोरोना की वजह से लोगों ने वोट नहीं दिया। बहुत सारे कारण थे इसमें, जैसे कि कोरोना था तो कोरोना की वजह से भी व्यक्ति उतना निकल नहीं पाया जितना निकलना चाहिए था। पंचायत चुनाव की गिनती अभी भी कई जगह पूरी नहीं हुई है, लेकिन करीब 747 सीट पे समाजवादी पार्टी या तो जीत गई है या आगे चल रही है। इसी तरह बीजेपी 666 सीटों पे या जीत गई है या आगे चल रही है। आप ये जान लीजिए कि इन 4 सालों में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जो उत्तर प्रदेश की जनता ठगी और छली गई है, जो आज जनता बेड और ऑक्सीजन दवा के अभाव में मर रही है, जो इंजेक्शन और एम्बुलेंस की कालाबाजारी योगी सरकार में चल रही है, जो लोगों की जान इतनी सस्ती हो गई है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, उसका परिणाम आज योगी सरकार को भुगतना पड़ रहा है। लोकसभा से लेके पंचायत तक चुनावों में हार जीत के अलग अलग कारण होते हैं, लेकिन पंचायत चुनावों के ये नतीजे सत्ताधारी दल के लिए चिंतन का विषय जरूर हैं। वाराणसी में अजय सिंह, मथुरा में सौरभ गौतम और अयोध्या में प्रमोद श्रीवास्तव के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।